हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रकाशिकी समवायता के अंदर पढ़ा था रेशमिक मिश्रण कि ये रेशमिक मिश्रण क्या होता है। तो आपको परिभाषा एक लाइन में वापस बता देता हूं। ऐसे ध्रुवण घूर्णक यौगिक जिसके अंदर है ना 50% D और 50% L भाग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह यौगिक क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अप्रभावित करता है। ठीक है, आज हम ले रहे हैं कि जो रेशमिक मिश्रण है इसका पृथक्करण किस प्रकार से किया जा सकता है। आपको एक चीज बता देता हूं कि प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकार के यौगिक होते हैं है ना, वह हमेशा क्या होते हैं, डी या एल रूप के अंदर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक असममित यौगिक को असममित यौगिक के अंदर परिवर्तित करते हैं तो वह रेशमिक मिश्रण के रूप में हमें प्राप्त होता है। आप देखते हो DL यानी रेशमिक मिश्रण, तो रेशमिक मिश्रण को अगर आप उसमें से पृथक करते हो, डी रूप और एल रूप को पृथक करना चाहें तो वो बिल्कुल संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, लेकिन फिर भी इस प्रकार के यौगिकों को पृथक करने का प्रयास किया गया और इसमें 4 विधियां दी गई है। तो आज हम इन 4 विधियों के बारे में लेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहली विधि आती है, देखो इसकी पहली विधि आती है यांत्रिक वियोजन। कौन सी? यांत्रिक वियोजन विधि, है ना। यांत्रिक वियोजन विधि के अंदर ये बताया गया है कि जो 1848 के अंदर लुई पास्चर थे, कौन से वैज्ञानिक? लुई पास्चर। आपको याद होगा पाठ की शुरुआत के अंदर अपन ने ये लिया था, लुई पास्चर के बारे में बताया था। तो लुई पास्चर ने सबसे पहले जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, कौन सा? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट यौगिक जो होता है, इस यौगिक के 2 क्रिस्टल रूप प्राप्त किए थे। 2 क्रिस्टल खोजे थे जिसको डी और किसके रूप में देते हैं, एल रूप के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सरे किरण के अंदर, एक्सरे के अंदर देखा गया कि ये क्रिस्टल डी और एल जो है ना वो अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे थे। तब उस मिश्रण को लिया और उस मिश्रण में से सूक्ष्मदर्शी में देख के, आप मानोगे नहीं, चिमटी के द्वारा, चिमटी जो होती है उसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी में देख के एक एक कण को, डी को अलग में और एल को अलग, ऐसे करके एक एक पृथक किया गया था। ठीक है, तो ये चीज वैसे संभव नहीं है लेकिन इन्होंने इसका प्रयास किया था। तो ये विधि यांत्रिक वियोजन विधि कहलाती है। अब इस विधि की सबसे बड़ी कमी क्या हुई? एक तो उसमें समय ज्यादा लगता है और दूसरा इसमें परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने मिश्रण दे दिया और कहा कि अब इसमें डी और एल, जैसे एक लाल रंग है और एक हरा रंग है ना, अब आपको कहा कि अब इसको पृथक करो। आप क्या करोगे, एकदम बारीक कण होते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी में देखोगे, फिर चिमटी के द्वारा डी मतलब लाल कण को अलग करोगे दो एक पात्र में, फिर हरे रंग को अलग पात्र में करोगे। इस तरह से जैसे पूरे मिश्रण को अलग करते हैं तो इसमें कितने समय बर्बाद होता है। तो ये विधि जो है ना, ये क्या कहलाती है, यांत्रिक विधि। जो यांत्रिक विधि किसने दी थी? तो ये यांत्रिक विधि के लिए लुई पास्चर जो वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर के द्वारा ये विधि मतलब अपनाई गई थी। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जितनी भी विधियां मैं बता रहा हूं, इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं एक पेज जो है ना मेरे हाथ से लिखा गया, उस पेज को इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा लास्ट में, ताकि आप क्या करो कि उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर और फिर उन सब चीजों को नोट कर दो जो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये पहली विधि थी जो यांत्रिक वियोजन विधि के नाम से जानी जाती है। दूसरी आती है जैव रासायनिक वियोजन। ठीक है, अब ये विधि बहुत अलग तरीके से दर्शाई गई है। आप जानते हो ना, जैसे बायो वाले स्टूडेंट के अपन भी जनरली जानते हैं कि जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जैसे कवक है ना, कवक आया, बैक्टीरिया है, या फिर हम कहते हैं यीस्ट है। तो ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, इन जीवों को क्या करते हैं ये कि जो रेशमिक मिश्रण तैयार होता है उस रेशमिक मिश्रण के अंदर इसको पनपाते हैं, एक विशेष प्रकार का वातावरण उत्पन्न करके और फिर उसको पनपाया जाता है। और वह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, एक चयनात्मक रूप से किसी एक भाग को नष्ट कर देंगे। जैसे डीएल रूप है तो डीएल मिश्रण में से
किसी भी एक का चयन कर देगा कि भाई हमें जैसे डी रूप है तो डी के चयनात्मक के हिसाब से, फिर इसमें ये भी पता करना पड़ता है कि कौन सा कवक, कौन सा यीस्ट या कौन सा बैक्टीरिया डीएल में से किस रूप को क्या करता है, नष्ट कर सकता है। तो वह क्या करेगा कि इसमें से किसी एक रूप का चयनात्मक रूप से भक्षण कर देगा पूरा, और भक्षण करने के बाद दूसरा रूप जो होता है ना वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, जैव रासायनिक वियोजन विधि। यानी कोई भी सूक्ष्म जीव हो, ठीक है, कवक हो, बैक्टीरिया हो या यीस्ट जो होते हैं, इनको हम एक विशेष वातावरण के अंदर पनपाते हैं, रेशमिक मिश्रण के अंदर, और मिश्रण के अंदर पनपाने के बाद फिर हमारा काम है कि ये क्या करेंगे, इसमें से किसी एक भाग का क्या करते हैं, चयनात्मक रूप से भक्षण कर देते हैं और दूसरा भाग हमें इसके अंदर प्राप्त हो जाता है। तो इसका उदाहरण है, इसके दो उदाहरण दिए हुए। तो पहला उदाहरण था कि अमोनियम टार्ट्रेट, कौन सा यौगिक, अमोनियम टार्ट्रेट जो होता है, अमोनियम टार्ट्रेट के डीएल रूप में, है ना, एक कवक जो था, कवक पनपाया गया जिसका नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ग्लेयुकम। ये एक कवक था, ठीक है। इस कवक को इस मिश्रण में क्या किया, पनपाया गया, और इस कवक ने क्या किया, एल रूप का चयनात्मक रूप से, सॉरी डी रूप का चयनात्मक रूप से क्या किया, भक्षण कर दिया। क्या किया, भक्षण कर दिया। और डी रूप का चयनात्मक रूप से जैसे भक्षण किया, पीछे क्या रहा हमारे पास, एल रूप, तो एल रूप इसके अंदर प्राप्त हो जाता है। तो ये एक तरह से आपको उदाहरण ध्यान रखना है कि अमोनियम टार्ट्रेट के रेशमिक मिश्रण में से डी रूप का चयनात्मक भक्षण करके और एल रूप को प्राप्त किया गया था। वो कौन से कवक के द्वारा, पेनिसिलियम ग्लेयुकम, पेनिसिलियम ग्लायुकम या ग्लेयुकम नामक कवक के द्वारा किया गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा इसी का उदाहरण है जैव रासायनिक विधि का, वो देखो आप, जैव रासायनिक विधि का दूसरा उदाहरण है, वो है कि जो ये एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसका है, जैव रासायनिक विधि का, जैव रासायनिक विधि जो अभी अपन ने ली थी, या जैव रासायनिक वियोजन जो था, इसका सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वो है कि डीएल एमिनो अम्ल जो होता है, डीएल एमिनो अम्ल है, इसमें से डी रूप को प्राप्त करना। किसको, डी रूप प्राप्त करना। अब इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या था कि हम एक यौगिक लेते हैं एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड Cl। पहले हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। इस एसिटिल क्लोराइड की क्रिया एमिनो अम्ल से कराई जाती है। तो एमिनो अम्ल का सूत्र लिखते हैं NH2, ठीक है, फिर CH, इधर R और इधर CO है। जनरली क्या होता है, आप इसका सूत्र जानते हो, NH2CHR और ये COOH, ये होता है एमिनो अम्ल, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका डी रूप प्राप्त करने के लिए पहले हम एमिनो अम्ल का एसिटिलीकरण करते हैं, एसिटिल व्युत्पन्न बनाते हैं। तो ये क्या है, एमिनो अम्ल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या प्राप्त हुआ, तो देखो यहां से ये HCl हटा, HCl हटते ही इसमें जो यौगिक बनेगा वो ये होगा CH3C डबल बॉन्ड NH, फिर CHR और क्या लेते हैं, COOH। अब ये है DL एसिटिल व्युत्पन्न, किसका है, एमिनो अम्ल, एसिटिल व्युत्पन्न, DL एसिटिल व्युत्पन्न एमिनो अम्ल का प्राप्त होता है। और हटा क्या है इसमें से, तो साहब HCl को हटा दिया। अब इस यौगिक के अंदर, ये जो यौगिक है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यीस्ट उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, यीस्ट उत्पन्न करेंगे। और यीस्ट के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है, कौन सा, एमाइलेज एंजाइम जो होता है, वह एमाइलेज एंजाइम हम, अब है क्या, यीस्ट उत्पन्न किया है, तो एमाइलेज एंजाइम इस डीएल एसिटिल व्युत्पन्न में से एल रूप का
का भक्षण कर देगा। ध्यान से सुनिएगा कि एमाइलेज एंजाइम यीस्ट में जो उत्पन्न होता है वह एमाइलेज एंजाइम डीएल रूप में से एल रूप का क्या कर देगा, भक्षण कर देता है। और भक्षण करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, डी रूप प्राप्त होगा। और डी रूप किसका, इसी यौगिक का CH3C डबल बॉन्ड O NH और क्या लिखते हैं COH। अब ये कौन सा रूप प्राप्त हुआ, डी एसिटिल व्युत्पन्न। कौन सा, डी एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है एमिनो अम्ल का। अब आप इसका आगे क्या करो, जल अपघटन कर दो। अम्ल की उपस्थिति में इसका अपन क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। तो जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो मैं इसको सीधा सा यहां से बताऊं कि जैसे जल अपघटन किया ना, तो जैसे ये ले लिया HOH, ठीक है। अब जल अपघटन किया है तो यहां से इसको तोड़ दूंगी, इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो ये NH2 के रूप में बदल जाएगा। तो ये बनेगा NH2CHR और COOH। अब ये कौन सा रूप हो गया, डी एमिनो अम्ल। कौन सा, डी एमिनो अम्ल। और इसमें साथ में हटता क्या है, CH3COH। तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि जो ये डीएल एमिनो अम्ल है जिसका डी रूप प्राप्त करना है इसमें से, तो डी रूप प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी एसिटिलीकरण करते हैं जिसमें एसिटिल क्लोराइड से इसकी क्रिया करवाते हैं। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर डीएल एसिटिल व्युत्पन्न बनेगा और इसके अंदर यीस्ट उत्पन्न किया जाता है। जो यीस्ट में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम है वह डीएल में से एल रूप का भक्षण कर देता है और क्या प्राप्त होगा हमें, डी एसिटिल व्युत्पन्न। फिर हम इसका आगे क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने पर डी एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसमें जैव रासायनिक विधि है। अब इसकी भी सबसे बड़ी कमी है कि इसमें ये एक बार जैसे आपने चयन किया किसी भी कवक का, ये तो अगर उसकी मात्रा कम हो गई तो चलती अभिक्रिया में अगर कवक या यीस्ट कुछ भी बैक्टीरिया अगर खत्म हो गए तो दोबारा उनको पनपाने के लिए समय की बर्बादी होती है। इसलिए ये विधि भी क्या होती है, थोड़ी महंगी है और इसमें समय भी क्या होता है, अधिक लगता है, ठीक है। और तीसरी विधि आती है जिसका नाम है वर्ण स्तंभ, या हम ये कह सकते हैं स्तंभ वर्ण लेखिकी। कौन सी, स्तंभ वर्ण लेखिकी विधि, ठीक है। या इसे अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, वर्ण क्रोमेटोग्राफी या कलर्ड क्रोमेटोग्राफी। ये जो होती है ये अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर, अधिशोषण के सिद्धांत पर। अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे ये दीवार है तो दीवार के ऊपर अगर अपन कलर करते हैं तो कलर केवल दीवार की उसकी पृष्ठ सतह पर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर की तरफ जाए, है ना। तो ये इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक विशेष प्रकार का स्तंभ लेना पड़ेगा। ये एक विशेष प्रकार का स्तंभ है, ठीक है। और इस स्तंभ के अंदर ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम कहलाता है, ठीक है। अब इस स्तंभ के अंदर अपन क्या करते हैं, पहले से एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जो इसके अंदर बिछाया हुआ होगा और वह पदार्थ क्या होगा, अधिशोषक पदार्थ, जिसकी सतह पर अधिशोषण की क्रिया करवानी है, ठीक है। फिर आप क्या करो कि इस स्तंभ के अंदर जो हम ये क्या कहते हैं, इसे ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, जिसका हम रेशमिक मिश्रण जो तैयार किया गया है, रेशमिक मिश्रण है ना, इस रेशमिक मिश्रण को इसके ऊपर से इसके अंदर धीरे धीरे डालते हैं। अब जब ये स्तंभ में से गुजरेगा तो पहले ये क्या करते हैं, अपन इसको पृथक्करण कर रहे हैं, डीएल रूप का पृथक्करण करते हैं। तो पृथक्करण करने के लिए हम क्या कहेंगे कि जैसे इसमें अधिशोषण होगा तो जो भाग पहले अधिशोषित होता है और तीव्रता से होता है उसकी एक कलर्ड परत बन जाएगी। जैसे मैं यहां तक लेता हूं, ये यहां से जैसे ये रेड कलर की एक लेयर बन गई यहां तक, ठीक है। अब ये रेड कलर की लेयर बन गई तो जितना इसमें से पहले भाग जो अधिशोषित होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो भाग धीरे धीरे अधिशोषित होगा वह अधिशोषण जो होता है वो इसमें ये
नीचे की तरफ एक दूसरी परत के रूप में रहेगा। तो जैसे मान लो पहली परत बनी है डी रूप की और दूसरी कौन सी बनेगी, एल रूप की परत बनती है। ठीक है, देखो क्या होता है, अधिशोषण वाला जो पाठ अपन पढ़ेंगे उसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि अधिशोषक पदार्थ के ऊपर जब हम किसी मिश्रण को गुजारते हैं तो उसमें अधिशोषण की क्रिया होती है, और अधिशोषण में जो भाग पहले या तीव्रता से अधिशोषित होता है वह तो इसमें ऊपर की तरफ रहेगा, और जो नीचे की तरफ, अब ये हमें क्या होते हैं अलग अलग कलर के रूप में दिखाई देते हैं, लेयर के रूप में दिखाई देते हैं। तो मैं इसका भी एक इमेज किसकी, क्रोमेटोग्राफी की इसके साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये वर्ण लेखिकी जो होती है जो कलर्ड के रूप में किस तरह से हमें दिखाई देती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये दो है, अब ये दो परतें दोनों भाग अलग हो गए, फिर इसको खोलेंगे तो सीधी सी बात है पहले ये भाग नीचे आएगा इसमें से। अब जो पहले ये वाला भाग है ये जैसे इसमें से पृथक किया तो हम इसका क्या कर देते हैं, वाष्पन कर देंगे। क्या कर देंगे, वाष्पन कर देंगे, और वाष्पन करके और एल रूप प्राप्त कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा भाग जैसे ये पूरा खत्म हुआ इसको बंद किया, फिर ये दूसरा भाग लिया, इसमें जैसे ये आगे बढ़ेगा इस भाग को अलग करते हैं, तो दूसरा भाग जो आता है लास्ट में यानी अंतिम या बाद में आने वाला जो है, बाद में आने वाला भाग जो होता है उसका अपन क्या कहते हैं, नॉर्मली आस्वन करते हैं। क्या करते हैं, आस्वन करके, और जैसे ये डी रूप था तो डी रूप को पृथक किया जाता है। तो वापस सुन लो, अधिशोषण का मतलब होता है, क्रोमेटोग्राफी एक विशेष प्रकार का स्तंभ या कॉलम होता है जिसमें एक अधिशोषक पदार्थ भरा हुआ रहेगा, उसमें ये ध्रुवण घूर्णक रेशमिक मिश्रण का जो होता है, इस रेशमिक मिश्रण को इसमें जब प्रवाहित करते हैं तो पहले भाग जो अधिशोषित होगा वह इस कलर जैसे अलग लेयर के रूप में, और बाद वाला इसके नीचे की तरफ धीरे धीरे अधिशोषित होता होगा। ठीक है, यानी जैसे ये स्तंभ है आप ऊपर से डाल रहे हो तो जैसे यहां से गुजरा तो यहां तक अधिशोषित हो गया, अब जैसे आगे जाएगा तो दूसरा भाग अधिशोषित हो जाएगा। तो ये पृथक्करण के अंदर काम में ली जाती है विधि। ठीक है, तो फिर जब अलग करोगे तो सीधी सी बात है ये नहीं आएगा, पहले तो ये आएगा, इसको खोला, ये निकाला, वाष्पन किया, फिर ये भाग यहाँ आएगा, इसको इसमें से निकालेंगे तो उसका क्या कर देते हैं, आस्वन कर देते हैं। तो ये विधि है स्तंभ वर्ण लेखिकी के नाम से जानी जाती है। और सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एंडरसन, कौन से, एंडरसन और रूल, इन वैज्ञानिकों ने कैम्फर व्युत्पन्न जो होते हैं, कैम्फर व्युत्पन्न का पृथक्करण इस विधि के द्वारा किया था, इस विधि के द्वारा किया था। और इसके लिए डी लैक्टिक अम्ल जो होता है, इस लैक्टिक अम्ल का उपयोग किसके लिए किया, अधिशोषक के लिए किया था, जो जिसकी सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोषक के रूप में किया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम लेते हैं इसकी लास्ट विधि, चौथी। देखो ये सारे, एक आई भौतिक है ना, दूसरी आई जैव बायोलॉजी की, तीसरी भी आई, ये भी क्या है, एक तरह से रासायनिक विधि है, और चौथी विधि है जिसका नाम ही दिया हुआ है रासायनिक विधि, जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। कौन सी है, रासायनिक विधि। इस विधि को तो अपन पहले हमने पढ़ा है, जैसे शुरू में भी पढ़ा था, इस पाठ के अंदर ही मैंने बताया भी था पहले। तो इसकी चौथी विधि आती है, कौन सी है, रासायनिक वियोजन, या केवल रासायनिक विधि के रूप में भी आप लिख सकते हो, रासायनिक वियोजन या रासायनिक विधि। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रकाशिकी समावयवी होते हैं, है ना, प्रकाशिकी समावयवी, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान, गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अब अगर प्रकाशिकी समावयवियों के गुणधर्म समान होंगे तो सीधी सी बात है इन्हें पृथक नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से डी रूप है या एल रूप के रूप में दिखते हैं। लेकिन दूसरी समावयवता के बारे में बताया था मैंने, कौन सी, विवरिम समावयवता। तो विवरिम समावयवी जो होते हैं इनके गुणधर्म हमेशा क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, इनके गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब भौतिक गुणों में दिखने में डी और एल रूप अलग अलग होंगे तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पृथक कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हो आप, है ना।
पृथक कर सकते हैं हम इसे। अब पृथक करने के लिए देखो क्या करना है कि हम इस विधि को कैसे समझते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई समावयवी है, रेसेमिक मिश्रण है, ठीक है, रेसेमिक मिश्रण है। अब रेसेमिक मिश्रण को अपन किसके रूप में, डीएल में, या प्लस माइनस, प्लस होता है डी और एल होता है माइनस रूप के रूप में, ये है। अब अगर ये प्रतिबिंब समावयवी है, कौन से है, प्रतिबिंब समावयवी है ना, तो प्रतिबिंब समावयवी होंगे तो इनके गुणधर्म क्या होते हैं, अभी अपन ने बताया गुणधर्म क्या है, समान है ना। अब इनके गुणधर्म समान है तो हम इसे पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें इस विधि में क्या करना है कि ये जो रेसेमिक मिश्रण आपने लिया है, इस रेसेमिक मिश्रण का हम सबसे पहले लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण बनाते हैं, ठीक है। और लवण बनाकर इस प्रतिबिंब समावयवियों को हम किसके अंदर, विवरिम समावयवी में क्या करेंगे, पृथक करेंगे, परिवर्तित करेंगे। विवरिम समावयवी के अंदर इसको क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब था, अब ये विवरिम, तो इसमें भी क्या होता है, डीएल या प्लस माइनस, ये भी एक क्या है, रेसेमिक मिश्रण है। यानी पहले रेसेमिक मिश्रण था प्रतिबिंब समावयवी का, उस प्रतिबिंब समावयवी को लवण में परिवर्तित किया और उसके विलयन को किसमें बदला हमने, डीएल, ये विवरिम समावयवी के अंदर परिवर्तित किया। और विवरिम समावयवी में हमने बताया है कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। और जब भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा क्या करते हैं, इनका या विधियों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। और जब ये पृथक्करण करेंगे तो पृथक्करण करने के बाद, जैसे अपन इसका पृथक्करण किया, तो पृथक्करण करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। क्या करेंगे आगे, जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन करते ही इसके ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, डी और एल रूप के अंदर बदल जाता है। तो वापस सुन लीजिए, ये विधि सबसे अच्छी विधि कहलाती है। इस विधि के अंदर हमने क्या किया कि पहले जो प्रकाश की समावयवी है, जिसके बारे में हमने कहा इनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन विवरिम समावयवी के गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। तो अगर दिखने में एक जैसे होंगे तो सीधी सी बात है, उन्हें पृथक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे विवरिम समावयवी में बदलेंगे। विवरिम समावयवी में कैसे बदलेंगे, तो लवण बनाया, फिर इसको विवरिम समावयवी में बदला रासायनिक विधियों द्वारा, फिर इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, फिर उनका भौतिक विधियों के द्वारा पृथक्करण करते हैं। और पृथक्करण करने के बाद फिर इसका जल अपघटन किया जाता है, जिससे एक डी रूप और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, एल रूप प्राप्त हो जाता है। तो देखो आज हमने ये रेसेमिक मिश्रण की 4 विधियां पढ़ी है। पहली कौन सी थी, तो पहली विधि हमने ली थी कौन सी, ये बहुत अपने यांत्रिक विधि, जो लुई पास्चर वाला है, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को अलग किया, क्रिस्टल के रूप में होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी विधि ली जैव रासायनिक विधि, जिसमें आपको ध्यान रखना है कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, उन बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, चयन करके और फिर उन बैक्टीरिया को उसमें पनपाते हैं रेसेमिक मिश्रण में से। और रेसेमिक मिश्रण में जब पनपाएंगे तो पनपाने के बाद हमारा काम क्या होगा इसके अंदर, कि वह सूक्ष्म जीव डी या एल में से, जो मिश्रण है उसमें से किसी एक भाग का चयनात्मक रूप से क्या कर देता है, भक्षण कर देता है, और फिर हमें एक रूप प्राप्त हो जाएगा। तीसरी विधि थी क्रोमेटोग्राफी, उसमें एक विशेष प्रकार का स्तंभ लेते हैं, स्तंभ के अंदर अधिशोषक पदार्थ दिया जाता है, और अधिशोषक पदार्थ लेने के बाद उस रेशमिक मिश्रण का जो विलयन तैयार किया जाता है वह उस स्तंभ में से गुजारते हैं। तो गुजारने पर उसमें जो भाग पहले अधिशोषित होगा वह ऊपर की तरफ, और जो धीरे धीरे अधिशोषित होता है वह स्तंभ में नीचे की तरफ एकत्रित होता है। अब ये वर्ण लेखिकी है, इसका मतलब क्या हुआ, कलर के रूप में दिखाई देती, कलर के रूप में, अलग अलग कलर के रूप में दिखाई देता है। फिर नीचे से उसको खोल के, स्तंभ के नीचे जो लगा रहता है नल वगैरह, उसको खोल के पहले नीचे वाला भाग आएगा, उसका वाष्पन कर देते हैं, फिर वो शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। फिर जैसे नीचे वाला भाग खत्म हुआ उसको बंद किया, फिर दूसरा भाग लिया, उसको अलग करके उसका आसवन करके हम पृथक करते हैं। और लास्ट विधि आती है अपनी कौन सी, रासायनिक वियोजन या रासायनिक विधि,
जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिसमें क्या करते हैं, रेशमिक मिश्रण में हम उसे लवण में परिवर्तित करते हैं, फिर जिससे वह विपरीत समावयता में आसानी से बदल जाए, और विपरीत समावयता के भौतिक गुण अलग होने के कारण उसका भौतिक विधियों के द्वारा पृथक्करण करेंगे, और पृथक्करण करने के बाद इसका जल अपघटन करते हैं, जिससे डी और एल लूप क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये आपके आज का पॉइंट था कि रेशमिक मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। और इस पार्ट का लास्ट पॉइंट आएगा, वो है संरूपण समावयता, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक समावयवी दूसरे समावयवी में अपने आप ही कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको एल्केन के अंदर जैसे एथेन में संरूपण समावयता जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, तो आधा भाग तो हुए और आधा 12th के हिसाब से दिया गया हुआ है साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समावयता। तो दो रूप थे, न्यूमान प्रक्षेपण और सौहार्द प्रक्षेपण। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। याद रखिएगा, इसी वीडियो के साथ में मैं ये जितनी भी विधियां आपको पढ़ाई अभी बताई है, उसका एक लेख मैंने खुद तैयार किया है, और उसका फोटो अभी फिलहाल मैं उसका फोटो साथ में अटैच कर रहा हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे सरल विधि है और इस विधि को इस तरह से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।